So very good morning everyone. All the students जो ऑनलाइन हमारे साथ कनेक्टेड है, just quickly coming yes. Thank you. Just quickly coming yes कि if I am audible and the voice is clear. अंजलि, दिव्यांशु, जानवी, रिया, तमन्ना, शिवांगी. Okay. So this is CS प्रेरणा महेश्वरी taking your class specifically for current affairs. आज हमारे साथ कुछ नए बच्चे भी जुड़े हैं, इसलिए उनके लिए कि हम लोग इस क्लास वीकली सेशंस जो लेते हैं उसमें सिर्फ करंट अफेयर्स जो भी एग्जाम ओरिएंटेड होता है उसको कवर करते हैं. वेदर इट इज CSEET, वेदर इट इज CUET, दोनों के लिए ही ये एप्लीकेबल है. ठीक है. और आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें बेसिक करंट अफेयर्स कवर हो रहे हैं उनके लिए भी आप पढ़ सकते हैं. ठीक. कुछ नए बच्चे जुड़े हैं, एक बार क्विक रिकैप करते हैं कि व्हाट इज करंट अफेयर्स और एग्जाम के लिए हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है टू अंडरस्टैंड बिकॉज एवरी सिलेबस, एवरी सब्जेक्ट हैज अ डेफिनेट सिलेबस. हम सबको एक सिलेबस दे दिया जाता है कि ये चीज होगी इस सिलेबस में और हमें एग्जाम के लिए पढ़ के जाना है. बट दिस इज द ओनली सब्जेक्ट जिसका कोई सिलेबस नहीं होता या फिर कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स नहीं है कि हम ये पढ़ेंगे तो हम कह सकते हैं हम करंट अफेयर्स के लिए फुली प्रिपेयर्ड. इट इज ओनली योर अवेयरनेस, आप कितना अवेयर हैं अपने आसपास चीजों के लिए जो आपको करंट अफेयर्स के लिए प्रिपेयर करता है. बट कुछ सिलेक्टेड टॉपिक जिस पे हमें खास ध्यान रखना है वो क्या क्या है. एनीवन हु कैन ट्राई. जो स्टूडेंट्स हमें फर्स्ट क्लास से हम लोग को ज्वाइन कर रखे हैं सब ब्लैंक है. बोलो. बैंकिंग करंट अफेयर्स एक एक करके. अगर किसी को ये नोट करना है दैट इज इट मेक्स इजी कि हम एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या फिर एक आर्टिकल भी रीड कर रहे हैं तो ये तो पता चल जाए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है कि नहीं. तो अगर आप बैंकिंग करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ पढ़ते हैं तो उसके लिए. नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स के अलावा कुछ सबमिट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, नेक्स्ट अवार्ड्स एंड ऑनर्स, एंड मच मोर. ऐसे हम लोग और भी कई टॉपिक्स हैं जिसको करंट अफेयर्स में रख सकते हैं. वन थिंग यू शुड बी वेरी क्लियर कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक जनरल नॉलेज काफी डिफरेंट होता है. व्हाट इज करंट अफेयर्स एंड व्हाट इज स्टैटिक जीके? किसी को पता है स्टैटिक जनरल नॉलेज क्या है? एब्सोल्युटली करेक्ट. कुछ चीजें जो कभी बदलती नहीं है टाइम के साथ. फॉर एग्जाम्पल कोई एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बहुत इजी बोले तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, तो वो आपका टाइम के साथ नहीं बदलेंगे. करंट बदलते हैं बट हु वाज फर्स्ट विल रिमेन फर्स्ट फॉर एवर. तो यही चीजें हैं. स्टैटिक जीके नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है? करंट अफेयर्स ही पढ़ना है. ओके. सो वी शुड स्टार्ट आवर टुडेज क्लास जिसमें ICSI की मंथली मैगजीन से 2 आर्टिकल्स कवर करने हैं. CSEET के स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली ई बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं एंड बाकी स्टूडेंट्स अपने खुद के नोट्स बनाएंगे क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस प्लेस अ इंपॉर्टेंट रोल फॉर एनी एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग. ठीक है. तो 2 बड़ी इंटरनेशनल एसोसिएशन हमें पढ़ना है दैट इज G20 एंड G7.
इससे पहले क्या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमने कवर की है? ब्रिक्स तो नहीं कवर किया अभी, नो, इट वाज एससीओ, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन डिटेल, मच इन डिटेल, इसका रिविजन भी कंप्लीट है। आज हम लोग सेकेंड एंड थर्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज G20 एंड G7। So we should start G20. G का full form, what is G stands for? Group of 20 countries. ठीक है, G20 is a premier forum for international economic cooperation that plays important role in global economic governance. G20 is also a strategic multilateral platform connecting to world's emerging economies. वर्ल्ड की टॉप 20 emerging economies का एक ग्रुप बना है। The G20 holds a strategic role in securing future global economic growth. अब what comes in exams? क्या पैराग्राफ राइटिंग एग्जाम में आती है? No, एग्जाम ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, तो यू हैव टू अंडरलाइन द की पॉइंट्स ओनली कि क्या एग्जाम में आ सकता है। तो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग पढ़ेंगे तो ये देखना है, इट वाज फाउंडेड इन विच ईयर, फाउंडेड इन विच ईयर, हेडक्वार्टर कहां है इसका। नेक्स्ट, एनी अदर थिंग यू कैन डू, नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स। उसके बाद ऑब्जेक्टिव इज समथिंग दैट इज थ्योरेटिकल, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, बट ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज या इट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ G20, तो इट कैन कम इनडायरेक्टली ऑल्सो। नंबर ऑफ मेंबर्स के अलावा हम ये देखेंगे क्या इंडिया इज अ मेंबर, इंडिया इज अ मेंबर। ये एक क्वेश्चन है क्योंकि 20 कंट्रीज का नाम याद करना फॉर एनी स्टूडेंट ये डिफिकल्ट, बट इतना याद हो सकता है क्या इंडिया इसका मेंबर था कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन यू डू इज, एनीवन हु कैन ट्राई, लास्ट समिट कहां हुई थी एंड नेक्स्ट समिट कहां होगी, बस। ठीक है, तो हम लोग ये जब भी रीड करेंगे ये पैराग्राफ, तो ये पॉइंट्स दिमाग में रीड करना है कि जैसे इनमें से किसी का आंसर अगर हमें मिलेगा तो हम उसको अंडरलाइन करेंगे और अपने नोट्स में बस टू द पॉइंट यही आंसर्स लिखने हैं, डोंट राइट पैराग्राफ एट ऑल। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इज इंपॉर्टेंट, टुगेदर G20 मेंबर रिप्रेजेंट 80% ऑफ वर्ल्ड GDP, 70% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो इसको ऐसे याद रख लो, कुछ 80% है, 75% है एंड 60% है। 80 क्या है, 75 क्या है, 60 क्या है। 60 is world's population, 75% is trade and 80% is GDP। तो ये GDP है, ये ट्रेड है, ये पॉपुलेशन है। 80, 75 एंड 60, ये 3 नंबर तो याद रहेगा। नेक्स्ट, the G20 was formed in the year, write it down, formation year 1999। formed in the year 1999। नेक्स्ट, ऑब्वियसली कुछ रीजन होता है, इसमें यहां लिखा है कि फॉर्म करने के पीछे क्या रीजन था। 1997 से 1999 तक वर्ल्ड में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, उस क्राइसिस को डील करने के लिए G20 ग्रुप बना है। ओके, ये सब इतना स्टोरी पूरी नहीं याद रखनी है, बस आप फॉर्मेशन ईयर दिमाग में बैठा लेना। नेक्स्ट, ऑन द एडवाइस ऑफ G7 फाइनेंस मिनिस्टर, द G20 मिनिस्टर्स, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स बिगेन होल्डिंग द मीटिंग। फिर ये है कि ग्रुप तो बन गया था पर समिट्स नहीं होती थी, फिर पहली समिट होती है। समिट का मतलब जब 20 कंट्रीज पहली बार मिलेंगे या फिर नेक्स्ट ईयर हर बार उनकी एक मीटिंग होगी, उसको हम क्या कहते हैं, समिट कहते हैं। सो एनीवन हु डोंट नो द मीनिंग ऑफ समिट, समिट मतलब इन ग्रुप के मेंबर्स की मीटिंग, SUMMIT।
ओके, तो इसमें कहीं भी लिखा नहीं है कि लास्ट सबमिट कहां हुई थी और नेक्स्ट सबमिट कहां होगी, तो ये हम लोग अपने से ऐड ऑन करेंगे। लास्ट सबमिट, राइट इट डाउन, लास्ट सबमिट was held in अभी यू है 2022 की, तो ये करेंट सबमिट है, लेकिन नेक्स्ट सबमिट 2023 की होस्टिंग कंट्री कौन हो जाएगी? तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी एग्जाम्स आ रहे हैं और इंडिया ही होस्ट करने वाला है, तो दिस इज क्वेश्चन कि ये जनरली बन सकता है, विच कंट्री विल होस्ट G20 समिट इन 2023? तो 23 न्यू दिल्ली ऑप्शन में हो या फिर इंडिया, उस पर टिक करना है। बट 2022 की किसके पास है? बाली। विच कंट्री इट इज? इंडोनेशिया। एक टर्म इसमें लिखा है जिसका एक मीनिंग निकल सकता है, शर्पा मीटिंग्स। हम G20 पढ़ रहे थे, उसकी सबमिट पढ़ रहे थे, बीच में एक नाम आ गया शर्पा। व्हाट इज शर्पा मीटिंग? कोई भी कुछ ट्राई भी कर सकता है। व्हाट इज शर्पा? इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी कंट्री कि हर बार हेड ऑफ द गवर्नमेंट लाइक हमारे प्राइम मिनिस्टर हर बार मीटिंग में हर चीज मैनेज करें, तो वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को ऑथराइज कर देते हैं कि इस मीटिंग की वर्किंग को इनको देखना है। तो शर्पा मीटिंग इज द मीटिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स दैट हैव बीन अपॉइंटेड फॉर फ्रॉम द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हर कंट्री के जितनी मेंबर कंट्रीज हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट एक पर्सन को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे दे देती है, और वो जब मीटिंग करते हैं सारे रिप्रेजेंटेटिव मिलके, वो क्या हो जाती है? शर्पा मीटिंग। तो इंडिया की तरफ से हु इज द शर्पा? इंडिया की तरफ से कौन है? अमिताभ कांत। इनका नाम सुना है कहीं? एनीवन हु हैव हर्ड द नेम? ये रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया की तरफ से, who is working for the G20 summit. Amitabh Kant was the ex-CEO of Niti Aayog. Ex-CEO of Niti Aayog. Who is the present? Present CEO, not chairman. Chairman is Prime Minister. Yes, Parmeshwaram Iyer. क्या इतना कवर्ड है सबका? सबने नोट कर लिया? क्या इस क्वेश्चन के सारे आंसर्स हमें मिल गए? फाउंडेड इन द ईयर, हेडक्वार्टर कहां है? मेक्सिको में इसका हेडक्वार्टर है। आई थिंक आई हैव नॉट डिस्कस दिस। मेक्सिको में इसका हेडक्वार्टर है। हाउ मेनी नंबर ऑफ कंट्रीज इट हैव? वेरी इजी क्वेश्चन, नाम में ही लिखा है 20, तो 20 इज द नंबर ऑफ मेंबर्स। Does India is a member of G20? Yes, इंडिया G20 का तो मेंबर है, बट G7 का इंडिया मेंबर नहीं है। लास्ट समिट मतलब इस ईयर 2022 की किसने की है? बाली। इट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन नवंबर, तो हम मान रहे हैं ये लास्ट समिट है। नेक्स्ट वाली 2023 की न्यू दिल्ली। नेक्स्ट यहां पे ये एक बार नाम लिखे, यू कैन गो थ्रू इट, जस्ट रीड वंस। हम लोग आगे बढ़ते हैं। The 17 G20 head of states meeting will take place in November in Bali. Next, इसमें next का I think दिया है। For the first time in the history of G20, India will hold the presidency from 1st December 2020 to 30th November 2023, culminating with G20 summits in India in 2023. Clear? नेक्स्ट इट इज G7। सेम हेड्स बना लेंगे, फाउंडेड इन, हेडक्वार्टर, नंबर ऑफ मेंबर्स, इज इंडिया ए मेंबर, लास्ट समिट और नेक्स्ट समिट।
So we should start. The first World Economic Summit which later become G7. तो एक नई चीज पता चली, G7 का प्रीवियस नेम क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट. अब जब ये हेडिंग डालोगे तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लो अर्लियर नोन एज वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट. Earlier known as World Economic Summit. It was initiated in the year 1975. Initiated in the year 1975. The number of members क्या है? USA, Germany, Canada, Italy, Japan, France and UK. तो write it just India is not a member. G6 था, फिर G7 हुआ, फिर G8 हुआ, फिर G7 हुआ. G8 हुआ था रशिया को ऐड करके, बट देयर आइडियोलॉजीज आर नॉट मैचिंग. G8 में रशिया को हटाया, फिर वापस G7 बन गए. तो एवरी समिट हैज देयर ओन हिस्ट्री. अगर हम ये बता देते कि G6 से G7 हुआ, फिर G8 हुआ, फिर वापस G6 G7 हो गया, तो इट वुड बी वेरी कंफ्यूजिंग. सो आई डिड नॉट वांटेड दिस टू बी हियर कि एक याद रख लो बस G7. नेक्स्ट G8 जब हुआ था तो रशिया को ऐड किया गया था एंड इट वाज उनके साथ रशिया का टर्म G7 कंट्रीज के साथ अच्छा नहीं था, तो फिर इसको कुछ सालों पहले ही हटा दिया गया. किस ईयर में ऐड किया था ये आप डिटेल में सर्च कर लो, किस ईयर में ऐड किया, किस ईयर में हटाया, क्यों हटाया. गो एग्जाम रेलिवेंटेड और हिस्ट्री पढ़ना है तो गो फॉर विकीपीडिया एंड डू इट. अच्छा है नॉलेज पर्पस के लिए, बट एग्जाम के लिए नहीं है. नेक्स्ट स्टार्ट करें. इसमें 2 पॉइंट अभी रह गए हैं. इन 2022 जर्मनी होल्ड द प्रेसिडेंसी फॉर द 7th टाइम. तो लास्ट समिट वाज हेल्ड बाय जर्मनी एंड नेक्स्ट विल बी हेल्ड बाय जापान. तो जर्मनी टू जापान और G20 कहां से शिफ्ट हुई है? बाली टू इंडिया. इट हैज नो फिक्स हेडक्वार्टर. इसका कोई फिक्स सेक्रेटेरिएट ऑफिस नहीं है. ऐसे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं जिनका एक पॉइंट हट जाए. इंडिया वाज इनवाइटेड क्योंकि कभी कभी कुछ समिट्स में बाहर की कंट्रीज को भी इनवाइट किया जाता है. एक वीडियो बहुत वायरल भी हुई थी उस दौरान. हाँ जर्मनी हैज हैंडेड ओवर टू जापान. नेक्स्ट ये सब CSEET के बाकी सब्जेक्ट्स के लिए वो आप खुद देख लेना कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है. ये सब हम लोग नहीं जाएंगे इस पे. नेक्स्ट करंट अफेयर्स कहां कवर हो रहा है? It is here. I think this is the most difficult part and the most irritating part. India has won 61 medals in Commonwealth Games. Commonwealth Games में इंडिया ने 61 मेडल जीते थे. क्या एज अ नॉर्मल स्टूडेंट इट इज पॉसिबल कि हम लोग हर स्पोर्ट्स पर्सन वो किस स्पोर्ट से है और उन्होंने क्या मेडल जीता तो ये याद रख सकते हैं? जो कर सकता है वेरी गुड, गो फॉर इट. नहीं तो एक बार रीड कर लो, शायद आपके दिमाग में कुछ बैठ जाए. इट हैज अ वेरी लॉन्ग लिस्ट, जस्ट रीड इट वंस. क्योंकि कुछ जो फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज है उनकी आने की चांसेस होती है. ये देख रहे हैं आप कितनी लंबी लिस्ट है. और फिर स्पोर्ट्स वाइज भी इनके मेडल्स को बाइफरकेट किया गया है कि वेट लिफ्टिंग में कितनों को मिला, जूडो में, लॉन बॉल्स, टेबल टेनिस एंड बैडमिंटन. नेक्स्ट करंट अफेयर, राइट इट, इंपॉर्टेंट. अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट पे आने से पहले हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? द्रौपदी मुर्मू. वो अपॉइंट हुई थी, उनके बाद वाइस प्रेसिडेंट भी अपॉइंट हुए हैं
इनका नाम याद रखना है, श्री जगदीप धनखड़, sworn in as the Vice President of India. It has been covered in the section appointments, latest appointments. ठीक है, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स को श्री जगदीप धनखड़ on August 11 took over the 14th Vice President of India and the Chairman of Rajya Sabha. The Vice President Chairman बन जाते हैं राज्यसभा के, तो दोनों किसके पास है? श्री जगदीप धनखड़. Done. Highlights of 91st editions of मन की बात of July 31st. You must be thinking कि हम लोग जुलाई 31st का क्यों पढ़ रहे हैं? करंट अफेयर्स जब भी आप जिस एग्जाम के पहले दो तो 6 मंथ्स का आपको कवर करना है, पर कुछ करंट अफेयर्स आपको 1 ईयर का भी कवर करना है. फॉर एग्जाम्पल बजट. आप एग्जाम से पहले जब प्रिपेयर कर लो, अगर आपने बजट नहीं पढ़ा है तो आपने मेन पोर्शन छोड़ दिया, बिकॉज बजट इज वंस कवर्ड, वो पूरे साल के लिए एप्लीकेबल हो जाता है. ये सारी चीजें हर कुछ मंथ्स पे आती रहती हैं. नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग 91st एडिशन ऑफ मन की बात ऑन 31st जुलाई highlighted the importance of traditional fairs in promoting the spirit of unity. एक भारत श्रेष्ठ भारत. तो एक भारत श्रेष्ठ भारत किसने बोला है? नरेंद्र मोदी. इसके बाद एक बार इसको बस रीड कर लेना कि 15 अगस्त को ट्राई कलर प्रोफाइल पिक्चर का एक कैंपेन लगा था कि अपने सोशल मीडिया में सब लोग अपनी डीपी को हम लोग ट्राई कलर प्रोफाइल पिक्चर में चेंज करेंगे. हालांकि 15 अगस्त जा चुका है तो अब उसको उतना एग्जाम रेलिवेंट नहीं है. ठीक है, इसमें कुछ नहीं है. कंग्रेचुलेटेड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 who have achieved success and hard appreciated their hard work and dedication. This is nothing exam oriented. अब हम लोग सैंपल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे. ओके, पेपर 4 करंट अफेयर्स. Who among the following has been elected as 14th Vice President? You must be thinking कि हम लोग इतने सारे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, एग्जाम में याद कितना रहेगा? ये क्वेश्चन बहुत परेशान करता है, बट वन वर्ड जितना ऑब्जेक्टिव वाले होते हैं उसके लिए अगर आपने कहीं एक बार भी रीड किया है तो जब आप 4 ऑप्शन देखोगे तो अपने आप वो ऑप्शन दिमाग में आ जाता है कि ये एक का आंसर था. अब ऐसा ना हो कि चारों ही के बारे में आपने कुछ सुन रखा है और चारों ही ऑप्शन में आ जाए, तो फिर आपको और कुछ नहीं, अपनी किस्मत को बोलना पड़ेगा. इट इज जगदीप धनखड़. क्वेश्चन नंबर 17 वेरी पॉपुलर नाउअडेज. इतना इजी क्वेश्चन भी क्या एग्जाम में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है. विच टेलीकॉम कंपनी इज रेडी टू रोल आउट फॉर वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस 5G नेटवर्क? जियो. एयरटेल. इट इज रिलायंस जियो. यही होता है, बस एक बार आंसर पे स्ट्रेस कर दो, आधे लोग अपना ऑप्शन बदल देते हैं. इट इज रिलायंस जियो. हु इज फॉलोइंग द CEO ऑफ नीति आयोग? इट इज अमिताभ कांत और परमेश्वरम अय्यर. ऑप्शन ए एंड सी ऑप्शन में ही नहीं है. ये थोड़ा अजीब लग रहा है, हम इनको टिक कर देते हैं. कुछ लोग ऐसे ही सोचते हैं ना. इट इज परमेश्वरम अय्यर. अमिताभ कांत वॉज एक्स CEO ऑफ नीति आयोग. अब ये कौन है? वेरी गुड. शर्पा मीटिंग में ये हमारे G20 में रिप्रेजेंटेटिव बन गए हैं. ही वॉज एक्स CEO. सो CSEET के स्टूडेंट जो अगर मॉड्यूल्स रखे हैं तो उसमें अभी भी अमिताभ कांत का ही नाम है. और मॉड्यूल पढ़ के आप आंसर दोगे तो आपके अकॉर्डिंग आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, बट रिजल्ट में पता चलेगा वो कितना अच्छा था. नेक्स्ट, बड़े चलो कैंपेन अंडर आजादी का अमृत महोत्सव हैज बीन लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्री? व्हाट इज बड़े चलो?
आंसर, अच्छा लास्ट में आंसर दिया है सबका, कुछ लोग नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं, जल्दी आ जाए 19 का कौन सा है? इट इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। नेक्स्ट, which country will host UNSC meet on counter terrorism in October? What is full form of UNSC? यूनाइटेड नेशन तो गैस हो जाता है, SC क्या होता है? सिक्योरिटी काउंसिल। इसके बारे में कोई कुछ भी पता है? यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो किसी को पता है क्या इंडिया परमानेंट में है कि नॉन परमानेंट में है? सब श्योर है नॉन परमानेंट में? देखो आंसर बदला नहीं, इट इज नॉन परमानेंट, नॉन परमानेंट मेंबर। अपने आंसर पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक बार फोकस कर दो, आधे बच्चे शिफ्ट। इट इज 20, अरे ठीक है, डन। एक बार क्विक रिकैप करेंगे और फिर कुछ और करंट अफेयर्स भी हमें पढ़ने हैं। तो आज की क्लास में हम लोग ने क्या क्या कवर अप किया है? 2 बिग टॉपिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, G7 एंड G20। कोई कंपैरेटिवली बता सकता है दोनों चीजों को यूजिंग योर नोट्स? Anyone who can comparatively compare about G20 and G7? Very easy comparison. G20 में 20 मेंबर्स होते हैं, G7 में 7 मेंबर्स होते हैं। G7 में इंडिया पार्ट नहीं है, G7 इंडिया का पार्ट नहीं है। इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ G7 और G20 में इंडिया पार्ट है, मतलब इंडिया इज अ मेंबर ऑफ G20। आगे क्या चीज? यस, उनका हेडक्वार्टर मेक्सिको में है। G7 का इट इज नॉट अ फिक्स सेक्रेटेरिएट ऑफिस। फिर नेक्स्ट, कोई सबमिट बता सकता है दोनों की एक एक करके? कोई इधर भी ट्राई करे। अरे नोट्स देख के आंसर करना है। G7 में जर्मनी टू जापान, जर्मनी टू जापान जा रहा है G7 और बाली टू इंडिया इन G20। वी आर डन विद दिस। वेरी गुड पॉइंट, समथिंग न्यू पॉइंट विच वी हैव नॉट डिस्कस्ड। और एक चीज और छूट रहा है, वो है फॉर्मेशन ईयर। किस चीज का 1999? G20 का 1999, G7 का कहीं 73 भी दिया है, बट एज पर बुक हम लोग क्या लेकर चल रहे हैं? एक सेकेंड, 75, ठीक है। सो नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो इस समय इस वीक हाईलाइटेड रहे हैं वो क्या है? First is Indore gets India's cleanest city tag for the 6th time in row. हर साल स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स डिक्लेयर होते हैं। 2022 में भी स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर CUET स्टूडेंट्स, क्योंकि अब ये अभी अनाउंस हुआ है, अगले 1 साल तक यही चलेगा। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स डिक्लेयर हुए हैं और क्लीनेस्ट सिटी का किसको मिला है? इंदौर। इंदौर हैज बीन बैग्ड एज इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी। हम लोग इसमें कई अवार्ड्स डिक्लेयर होते हैं, बट बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लीनेस्ट सिटी पढ़ लेंगे,
क्लीनेस्ट स्टेट पढ़ेंगे और एक क्लीनेस्ट गंगा टाउन पढ़ेंगे। लास्ट टाइम किसको मिला था? वाराणसी को मिला था, बट इस साल किसी और को गंगा टाउन, क्लीनेस्ट गंगा टाउन डिक्लेयर हुआ था। व्हेन आई वाज टीचिंग दिस टॉपिक लास्ट टाइम तो सब बच्चों मुझसे पूछे थे कि कहां से वाराणसी सबको साफ दिख गया था, क्योंकि क्लीनेस्ट गंगा टाउन मतलब पूरे इंडिया में क्लीनेस्ट गंगा टाउन का अवार्ड मिला था वाराणसी को। तो इस साल उन लोगों की बातें आई थिंक गवर्नमेंट तक पहुंच गई थी और गवर्नमेंट ने वो वापस ले लिया है। तो क्लीनेस्ट सिटी का किसको मिला है? इंदौर। क्लीनेस्ट स्टेट इट इज मध्य प्रदेश। लास्ट टाइम छत्तीसगढ़ को मिला था, इस साल चेंज हो गया है, बट इंदौर इज वन जो लगातार 6 बार से इंदौर को ही मिल रहा है। इट इज क्लीनेस्ट गंगा टाउन किसको मिला है? हरिद्वार। टॉप याद रखेंगे, इसमें ना कुछ सेकेंड थर्ड भी दिए हैं, उसको दिमाग में मत डालो, पहले फर्स्ट तीनों में टॉप रैंकिंग को देखेंगे। तो क्विकली रीड कर लेते हैं। इंदौर bagged the title of India's cleanest city for the 6th time in a row as government's annual cleanliness survey Swachh Sarvekshan Award were announced. Madhya Pradesh secured the first position. Surat is the second cleanest city. ये हम लोग नहीं देखेंगे। Next, Haridwar enjoys the cleanest Ganga town of more than one, followed by Varanasi and Rishikesh. Next, second है CBI launch Operation Garud. Operation Garud to dismantle drugs network. तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है कि ऑपरेशन गरुड़ या तो लॉन्च किसने किया है या फिर इज रिलेटेड टू विच इशू, मतलब किस इशू से रिलेटेड है? तो ड्रग्स नेटवर्क से रिलेटेड है। ऑप्शन में कुछ कंफ्यूजिंग आ सकता है, रिलेटेड टू माइग्रेटरी बर्ड्स आ जाए तो गरुड़ सोच के आप उस पर भी टिक कर सकते हैं, बट इट इज ड्रग्स नेटवर्क। एक ऑपरेशन लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था, ऑपरेशन आहट, क्या आपने सुना है कभी? ऑपरेशन आहट सुनने में बड़ा डरावना लग रहा है बट वो एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कैप्चर करने के लिए रेलवेज ने लाया था। इसका क्वेश्चन जब क्लास में पूछा गया था तो हर बच्चे की तरफ से एक डरावना आंसर ही बाहर आ रहा था। ऑपरेशन आहट किस चीज से रिलेटेड हो सकती है? Next, Operation Garud will help to disrupt, degrade, dismantle the networks related to linkages through rapid exchange of criminal intelligence on drug trafficking. Narcotics Control Bureau (NCB) is the main head body who counters drugs related issues. I think ये कब हाईलाइटेड था? NCB न्यूज में सबसे ज्यादा कब आया था? किस केस के बाद सबसे ज्यादा हाईलाइटेड था? सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद आई थिंक हर न्यूज चैनल में बस बड़ा बड़ा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इनको समन दिया, यही न्यूज में आता था। अब एकदम न्यूज से बाहर हो गया है, अब वापस आ गया है विथ ऑपरेशन गरुड़। दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। वर्क फ्रॉम होम चल रहा था कोविड के दौरान और कुछ एम्प्लॉइज क्या कर रहे थे? 2 कंपनीज में काम कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, मतलब आपको टारगेट मिला है, आप 2 जगह अप्लाई कर दिए, दोनों का काम कर रहे हैं। देयर वाज सम इश्यूज, राइट, फाइनेंशियल इश्यूज, क्योंकि लोगों की ईएमआईज भी बहुत ज्यादा थी और सेविंग्स बिल्कुल नील हो गई थी। तो उन लोगों को ये फोर्स था, मतलब उन लोगों के प्रेशर था कि किसी भी तरह अपनी इनकम को बढ़ाएं। तो कुछ लोगों ने क्या किया, ज्वाइन कर लिया दूसरे उसको। बट दिस इज नॉट लीगल कि आप एक इशू में अगर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो तो आप दूसरे में फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था इसलिए कभी किसी चीज को पता नहीं चल पाया, बट धीरे धीरे ये बाहर बात आई और इन्फोसिस कंपनी ने 300 एम्प्लॉयज को फायर कर दिया। यू नो, इन्फोसिस इज वेरी बिग कंपनी, 300 एम्प्लॉयज को फायर कर दिया है। बट एक इशू जो इससे हाईलाइट हुआ कि क्या ये कहीं लिखा था कि ये लीगल है कि इलीगल है? किसी एक्ट, किसी कॉन्स्टिट्यूशन या कहीं भी ये लिखा था कि मूनलाइटिंग इज इलीगल, मतलब 2 जगह एक साथ काम करना इलीगल है। हाँ, कंपनी ये सोचती है कि मेरी लाइब्रेरी फर्म में भी वो काम कर रहा है तो हो सकता है मेरे सीक्रेट्स वहां जा रहे हैं, बट क्या एज अ एम्प्लॉय उसके ऊपर कुछ वो था कि वो नहीं कर सकता है, कोई फोर्स था कि उसको सिर्फ एक ही कंपनी में काम करना है? तो इसको आंसर दिया गया
What does this say and what law says? Moonlighting is not defined in any statutes of India. To my knowledge, no constitutional court has rendered a decision on the subject. However, the Section 60 of Factories Act deals with restriction on double employment, stating that no adult worker shall be required or allowed to work in any factory on any day on which he had already been working in any other factory. Same in such circumstances as may be prescribed. तो पर ये किसका एक्ट, किस एक्ट में लिखा है? अब बात ये हो रही थी क्या ये फैक्ट्री थी इंफोसिस? नहीं। तो फिर यहां से आप ये प्रोविजन कैसे यूज कर सकते हैं? बट कंपनी की एक इंटरनल पॉलिसी होती है कि जो भी अगर ट्रेड सीक्रेट्स को खतरा होगा तो उसको फायर कर दिया जाएगा, तो उन्होंने उसका यूज करके 300 एम्प्लॉइज को फायर किया। तो व्हाट डज द क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम? मूनलाइटिंग किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू डबल एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय। बस इतना ही लिखना है, पर मैटर समझ लिया। आई थिंक अब आप कनेक्ट कर पाओगे ये किस चीज से था। एक स्विगी की एक लाइन है यहाँ पे, स्विगी अनाउंस्ड अ मूनलाइटिंग पॉलिसी that allows employees to pursue their passion for economic interest along the side with full employment. तो स्विगी अलाउ करता है, बट बाकी कंपनीज के कुछ अपने इश्यूज होते हैं तो वो उस चीज को प्रेफर नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ भी इनडायरेक्टली नहीं पूछा जा सकता है। गेल लिमिटेड कंपनी में चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, तो अपॉइंटमेंट किसका हुआ है? बस चेयरमैन का नाम लिखना है, संदीप कुमार गुप्ता। जितना आज पढ़ा है उसके बेसिस पे नेक्स्ट क्लास में एमसीक्यू रहेगा, तो उसके लिए आप एक बार ये पढ़ के आएंगे। संदीप कुमार गुप्ता हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ गेल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गेल? गेल का फुल फॉर्म अरे किसी को नहीं पता? जी से ये होगा, ए से ये होगा, आई से ये होगा, एल से ये होगा, सबके मन में यही चल रहा है। किसी का गूगल चला? गैस अथॉरिटी है। एंड इतना जल्दी आंसर कि आधा समझ में आए आधा ना आए। नेक्स्ट, द GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान एज द न्यू CDS। लास्ट हमारे जो फर्स्ट CDS थे उनकी डेथ हुई थी, बहुत मैटर बहुत हाईलाइटेड था। कौन थे वो? विपिन चंद्र रावत। तो उनकी डेथ के बाद अभी तक कोई CDS अपॉइंट नहीं हुए थे, अब वो अपॉइंट हुए हैं। उनका नाम क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। कैसे डेथ हुई थी? एनीवन नोज? हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, दोनों हस्बैंड वाइफ उसमें थे, दोनों की डेथ हो गई थी। नेक्स्ट लास्ट है डेकाहॉर्न्स। ये एग्जाम के लिए अभी तो रेलिवेंट नहीं है क्योंकि अभी इसका कोई भी इशू नहीं था, लेकिन लास्ट क्लास में कुछ बच्चों को यूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न और हेक्टोकॉर्न का मतलब भी नहीं पता था। सो आई हैव स्पेसिफिकली इंसर्टेड दिस आर्टिकल क्योंकि आपको एटलीस्ट बेसिक पता होना चाहिए, ये कभी भी न्यूज में आ सकता है। तो जब आप न्यूज में पढ़ो तो कम से कम समझ में आ जाए कि क्या चल रहा है। डेकाकॉर्न, हेक्टोकॉर्न और यूनिकॉर्न एक बैजेस होते हैं जो प्राइवेट कंपनीज जब एक बिजनेस स्टार्ट करती है तो ये देखा जाता है कि उसकी वैल्यू कितना ग्रो कर सकती है, उसके बेसिस पे उसको वो बैच मिलता है। उसकी करंट प्रॉफिट को देखते हुए नहीं होता है, फ्यूचर वैल्यूएशंस को देखते हुए होता है। तो यहाँ पे एक सेक्शन है, इसको आप नोट कर लो। यूनिकॉर्न मतलब कंपनी जिसकी वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा हो, इसको यूनिकॉर्न का बैच मिल जाएगा। डेकाकॉर्न क्या होता है? जिसका 10 बिलियन, और हेक्टोकॉर्न जिसकी 100। तो 1, 10, 100 ऐसे आप याद रख सकते हो। $US होना चाहिए, बिलियन $। फेसबुक के पास भी ये टैग था, बट फेसबुक को किसने अक्वायर कर लिया?
वॉलमार्ट हैज अक्वायर्ड फेसबुक। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को अक्वायर कर लेगी तो वो क्या चीज, एक सेकेंड, वॉलमार्ट ने अक्वायर किया फेसबुक को तो अब वो उसके अंदर चली गई तो इनका ये बैच चला गया। तो सिर्फ प्राइवेटली हेल्ड कंपनी और स्टार्टअप कंपनीज को ही ये मिलता है और किसी भी गवर्नमेंट कंपनी को ये टैक्स नहीं मिलेंगे। लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, एक पॉपुलर सीरियल आया था शार्क टैंक, उसमें क्या दिखा रहे थे, वो एक्चुअल में उसकी आइडियोलॉजी क्या थी कि सब कुछ एक मतलब एक कोई अपना बिजनेस एक आइडिया लेकर आएगा और लोग उसमें कितना इन्वेस्टमेंट, तो ये क्या है, इट इज समथिंग लाइक जो बिजनेस की वैल्यूएशन दिख रही है बहुत ज्यादा है उसको ये बैच मिल जाता है। तो वो एक एकदम डिफरेंट चीज लेकर आए थे एंड समथिंग रिलेटेड विद दिस। इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि बहुत रूल्स होते हैं। हाँ, इंडिया में बहुत सारी कंपनीज को यूनिकॉर्न बैचेस मिल चुके हैं और बहुत कंपनीज को हर बार हटते नहीं है, तो आप लिस्ट नहीं याद कर सकते हो कि कितनी कंपनीज है, क्योंकि अभी मिला कुछ हफ्तों में हो सकता है उससे चला गया। बस आपको ये क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि वैल्यूएशन पे मिलता है। अभी करंट क्या है, वो तो स्टार्ट की है तो उसके पास कुछ भी नहीं है, बट उसकी वैल्यू दिख रही है कि ये कंपनी आगे जाके बहुत काम कर सकती है। जो वैल्यूएशन निकल के आती है उससे हम ये बैच देते हैं। ओके, क्लियर है सबको? सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज करंट अफेयर क्लासेस। इतना सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आएंगे। डन? ठीक है, वी शुड फिनिश इट। थैंक यू सो मच।